बीच एक बड़ी खबर आई मीनाक्षी, उसका रुख करना जरूरी है। अशरफ का ससुराल हटवा में, वहां पर गिरफ्तार होते होते शाइस्ता बच्ची धार्मिक स्थल पर बाकायदा अनाउंसमेंट की गई। जब पुलिस की रेड के बारे में उसमें जिक्र किया गया कि पुलिस आ गई है, एसटीएफ पहुंच चुकी है और लोगों से अपील की गई कि वो शाइस्ता को भागने में मदद करें। बुर्का पहने महिलाओं ने घेर लिया और भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता वहां से बच निकली, क्योंकि हटवा इलाके में उसके छिपे होने की खबर आ रही थी। अशरफ की ससुराल है और इस बीच मीनाक्षी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही। सलोनी। बिल्कुल मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई। मीनाक्षी, हटवा वही इलाका है जहां जैनब का घर है, तो क्या वहां पर किसी का ठौर ठिकाना लिया है शाइस्ता परवीन ने? कोई रिश्तेदार है जिससे रहने की जगह मांगी हो? क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि सलोनी अब शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं उन लोगों की तलाश में है जो उन्हें मदद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसे मदद पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि वो उन लोगों के पास जा रही है जो उसकी किसी न किसी तरीके से छिपने में मदद कर सकते हैं, मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अशरफ की ससुराल की बात करते हैं, जैनब के घर की बात करते हैं, तो घर जो है वो गिरा दिया गया था। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो घर है और ऐसे में उनके साथ के जो लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, भाई हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं। फिलहाल वो जो देश है उससे बाहर रहते हैं। ऐसे में उनके घर के आसपास तो उनके होने की कोई संभावना नहीं थी शाइस्ता परवीन के। लेकिन मुंडी पासी को लेकर के ये जानकारी आ रही थी कि मुंडी पासी ने कहीं ना कहीं यहाँ छिपने में मदद की थी, यानी कि हटवा में छिपने के लिए मदद की गई थी मुंडी पासी के द्वारा। ऐसे में मुंडी पासी जो है, आपने सुना कि किस तरीके से वो कह रही थी कि मुझे भ्रमित किया गया था, मुझे अपने पास बुलाया गया था, लेकिन मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं था। और ऐसे में शाइस्ता परवीन यहाँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि गद्दी समुदाय के काफी नजदीक है और गद्दी समुदाय जो है वो उनकी मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस आती है, अपना काम करके जाती है, छानबीन करती है, कॉम्बिंग करती है, लोगों से पूछताछ करती है और उसमें पुलिस का सहयोग किया जाता है। हालांकि एसटीएफ के सूत्र लगातार ये कह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन आसपास के इन्हीं एरिया में छिपी हो सकती हैं और यही वजह है कि लगातार प्रयागराज में कई टीमें गठित की गई हैं, प्रयागराज में कई टीमें बना करके दबिश दी जा रही है और छापेमारी करके ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शाइस्ता को पकड़ा जाए। और आप हटवा में मौजूद हैं जहां पर शाइस्ता के होने की जानकारी पुलिस को मिली थी सूत्रों के हवाले से। वैभव भी प्रयागराज में हर एक दिन पल पल हमें जानकारी दे रहे हैं। वैभव बताइए, मुंडी पासी आज जब सामने आती है तो वो चौंकाने वाली खबरें आती हैं जिसमें वो ये कह रही है कि मैं शाइस्ता की मददगार नहीं हूं, मैं शाइस्ता को जानती जरूर हूं लेकिन मैं मदद नहीं कर रही हूं। अब ऐसे में सवाल ये कि फिर शाइस्ता की मदद कौन कर रहा है? श्वेता, बिल्कुल मुंडी पासी को लेकर कहीं ना कहीं से बड़ी असमंजस की स्थितियां थी कि मुंडी पासी और शाइस्ता के बीच क्या संबंध है और क्या वाकई मुंडी पासी ने शाइस्ता को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की हो। और ऐसे में मुंडी पासी का खुद मीडिया के सामने आना और मीडिया के सामने आके इस बात का जिक्र करना कि उसकी मुलाकात शाइस्ता परवीन से फरवरी में हुई थी और किसी बहाने से जब शाइस्ता परवीन ने उसको बुलाया और वो उस चौराहे पर पहुंची मुंडी पासी, तो उसने देखा कि चुनाव की कैंपेनिंग के चक्कर में जो है वो उसे बुलाया गया था, जिसके बाद मुंडी पासी वापस अपने घर आ गई। कल जब लगातार मीडिया ने मुंडी पासी को लेकर यह विस्फोटक खुलासा किया, रिपब्लिक भारत ने मुंडी पासी से जुड़ी एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाई, जिसके बाद आज खुद मुंडी पासी जो है वो मीडिया के सामने आती है और इस बात का जिक्र करती है कि वो शाइस्ता परवीन से उसका किसी भी तरह का संबंध नहीं है। लेकिन अब क्या पुलिस भी मुंडी पासी से पूछताछ करेगी शाइस्ता परवीन की लोकेशन को लेकर? ऐसे में यह तय है कि मुंडी पासी का सामना अब पुलिस से होना तय हो और पुलिस मुंडी पासी और शाइस्ता परवीन के इस संबंधों को खंगालेगी ताकि शाइस्ता परवीन की सटीक लोकेशन पुलिस को मिले। हटवा गांव में सटीक लोकेशन जो है वो बताई गई, जिसके बाद कैसे वहां पर बैकअप बनाकर शाइस्ता परवीन को भागने में तमाम लोगों ने मदद की और शाइस्ता परवीन बिल्कुल पुख्ता जानकारी ये थी कि हटवा में ही जो है वो मौजूद थी, क्योंकि हटवा के साथ साथ प्रयागराज के वो तमाम इलाके जो प्रयागराज आउटर में है वहां पर गद्दी समुदाय। बिल्कुल वैभव, ये बेहद अहम जानकारी है कि किस तरीके से मुंडी पासी जो है वो खुद सामने आती है। जी वैभव, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है। ये बड़ी खबर कि किस तरीके से सभी हत्यारों को यहाँ पर आईफोन उपलब्ध करवाए गए थे, उनकी आईडी बनाई गई थी और पूरे तरीके से ये प्रयास किया गया था कि बचा जाए। सभी बदमाशों के पास आईफोन थे, सभी का कोड नेम दिया गया था, फेस टाइम पर कोड नेम से आईडी बनाई गई थी। अतीक का कोड था बड़े 006। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आईडी है वो भी दी गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन भी जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए किस तरीके से अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, फिर वह अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर के हो या फिर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के हो। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है कि किस तरीके से आईफोन सबको उपलब्ध करवा करके आईडी तक बना दी गई थी।
जी बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद इसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। उसने आईफोन से कैसे फेस कॉलिंग की जाती है उसको देखा और उसके बाद जिसके भी वो संपर्क में रहना चाहता था उन सभी को वो आईफोन दिए गए, चाहे वो रेकी करने वाला ऑटो चालक नियाज क्यों ना हो। नियाज तक को आईफोन दिया गया क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी जो कि उमेश पाल की लगातार रेकी कर रहा था, किस समय वो आते हैं, किस समय वो जाते हैं, कहां से उनकी गाड़ी गुजरती है, कब वो अकेले होते हैं, कब उनके पास सुरक्षाकर्मी नहीं होते। तो नियाज के पास भी वो आईफोन था और लगातार उससे अतीक अहमद बात करता था। कोड लगातार दिए गए थे, खुद को बड़े तो अशरफ को छोटे, गुड्डू मुस्लिम को भी एक कोड दिया गया और इस तरीके से उस नेटवर्क में जो जो लोग शामिल थे, जितने शूटर शामिल थे, उन सभी को वो आईफोन दिए गए। लगातार अतीक अहमद इस पूरे शूटआउट पर नजर बनाए हुए था। नजर बनाने के साथ साथ कब वो मूवमेंट की जा रही है, कब उनको निकलना है और कब किस समय इस पूरे शूटआउट को अंजाम देना है, हर चीज पर उसकी नजर थी। और आईफोन सबसे सिक्योर अतीक ने इसलिए भी चुना क्योंकि उससे जब आप कॉलिंग करते हैं तो वो सिक्योर कॉलिंग होती है। जिन लोगों को आपने उसके साथ जोड़ा है, जो कोड नेम दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों तक वो मैसेज सर्कुलेट किया जाता है। और एक खास तौर पर एक टाइम भी डिसाइड कर लिया गया था कि इतने बजे सब लोग अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और अतीक जो भी बात कहना चाहता था वो उस समय पर कहता था। तो एक आईफोन ऑटो चालक को जो कि रैकी कर रहा था, शूटर्स को कि कब आपको इस कॉल पे जुड़ना है, कब फेस कॉलिंग करनी है और अतीक कुछ कहना चाहता है तो वो सभी टाइमिंग पहले से ही बता दी जाती थी। वीडियो कॉल के साथ साथ अगर उसमें मैसेज का भी ऑप्शन होता है तो मैसेज भी सर्कुलेट किए जाते थे कि आप इस समय एक्टिव रहेंगे और उसके बाद सभी लोग उसमें जुड़ेंगे। सिर्फ गुड्डू ही नहीं बल्कि असद भी उस कॉलिंग के अंदर जुड़ रहा था और हर जो जानकारी अतीक अपने साथियों को देना चाह रहा था वो सभी जैसा आप बता रहे हैं आईफोन के जरिए इंटरनेट कॉलिंग और ये पूरा प्लान अतीक अहमद नहीं बनाया था, लेकिन अब बता देते कैसे साजिश डिकोड हुई। दर्शकों को जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाएं। डॉन अतीक नहीं, देखिए गैंग को कोड नेम दिए थे। हर जो व्यक्ति इस हत्याकांड में इन्वॉल्व था उसका कोड नेम तय था। फेस टाइम पर कोड नेम से बाकायदा आईक्लाउड पर आईडी बनाई गई थी और इस आईडी के जरिए ही सब कनेक्टेड रहते थे। अगर अतीक के कोड नेम की बात करें तो बड़े 006 ये अतीक अहमद का कोड नेम था। अशरफ छोटा भाई छोटे 007 नाम से कोड नेम था अशरफ अहमद का। उसके अलावा भी आपको बताएं असद जो एनकाउंटर में मारा गया जिसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट देखी गई थी उसका अंश_यादव 00 ये कोड नेम था असद का। इसके अलावा अली का भी कोड नेम था, अली का कोड नेम था पतले 009। एक नाम तय किया गया था। इन कोड नेम के जरिए ही इंटरनेट कॉलिंग होती थी। नियाज जिसने कंफर्मेशन दी थी अतीक अहमद को उसका कोड नेम था XYZZ 1122 और इसी से नियाज से ही पूछा था अतीक ने कि क्या उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया है या नहीं। और